बात अपनी चल रही थी कार्यपालिका यानी गवर्नमेंट के जो पार्ट है वो देख लिए थे हम। दो पार्टों के बारे में देख चुके हैं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। मुझे पता है होली की मिठाइयां खा खा करके तुम्हारी बुद्धि एक बार फिर से जंग खा गई होगी, तो हम लोग दोबारा से देखते हैं। देख हम खाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। अरे आगे देख बेरू, आगे देख। सो हम लोग बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। हमने देखा कि गवर्नमेंट के लिए एक वो अंग जो कानून बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संसद। संसद के अलावा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। और व्यवस्थापिका के अलावा और क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे विधायिका भी बोलते हैं। राज्यों में इसे विधानमंडल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट जो कानूनों को लागू करता है उसकी बात हम कर चुके थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। हमने बात की थी कि भाई साहब देश के सारी कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। लेकिन इन पावर का प्रयोग करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए एक मंत्रियों का ग्रुप होता है जिसे हम मंत्री परिषद बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। और इन मंत्रियों में एक मंत्री ऐसा होता है जो इन सब का क्या होता है, प्रधान, लेकिन वो भी एक मंत्री होता है, इसलिए उसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। बोलो सही है कि नहीं है। इसके अलावा हमने बात कर ली थी कि जैसे केंद्र में होती है वैसे ही हमारे यहां पर राज्यों के अंदर भी होती है, और राज्य की जो कार्यपालिका है उसके लिए भी एकदम ऐसा कैसा ही चल रहा है मामला। और इधर भी राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां जो होती है वो किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, गवर्नर के पास। और इनका सहयोग करने के लिए भी एक मंत्रियों का ग्रुप होता है जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते। और इन मंत्रियों में एक मंत्री इन सब मंत्रियों का क्या होता है, मुखिया होता है। इसलिए हम उसे मुख्य मंत्री बोलते हैं। वो मिनिस्टर जो सबका चीफ होता है, इसलिए उसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। पावर सारी इसके पास होती है, लेकिन यूज कौन करता है। और जब कभी भी राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग ये लोग करें तो राष्ट्रपति मना कर सकता है क्या, एक बार कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। मतलब इसकी पावर जो है उसका वास्तव में यूज ये लोग करते हैं, इसलिए हम लोग हर बार मोदी का नाम सुने होते हैं। समझ रहे हो इस चीज को। हमने हर बार यही देखा होता है मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, जबकि वास्तव में पावर उसके पास कुछ भी नहीं होती। पावर कुछ नहीं होती, वो सारी पावर इसकी का यूज करता है। क्लियर। अब सुनो, देखो बड़ी बात ये थी कि हमने चलो गवर्नमेंट के दो पार्ट तो देख लिए भाई, एक ये है एक वो है, लेकिन हमने एक चीज और देखनी थी कि सर आपने कहा था या हमने सुना है और वास्तव में व्यवहारिक है यह गवर्नमेंट, तो आप ये बता रहे हो जो किताबों में लिखी हुई है। अक्सर हम ये कहते हैं कि राज्यों में जब यह आदमी बन जाता है तो प्रधानमंत्री बन गया, और केंद्र में यह जब बनता है तब, और राज्यों में जब यह आदमी बनता है तब कहा जाता है कि क्या बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। वास्तव में ऐसा हमको सुनने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि इसके बनने से ही अक्सर बात कही जाती है। समझने वाली बात है कि नहीं। गवर्नमेंट के पार्ट का पार्ट है ये तो, लेकिन फिर भी इनके बनने से सरकार बनती है, इनके हटने से सरकार गिरती है। ऐसा क्यों, यह जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह कैसे बनता है, इसको बनाते कैसे हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, वो देखते हैं। आपसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था तो आपने कहा था सर इसका चुनाव होता है। मैंने कहा इसका चुनाव होता ही नहीं। तो बड़ी बात थी, चुनाव नहीं होता, हम क्यों चिल्लाते हैं कि ये सब मोदी मोदी, हाँ तो ये क्यों होता है। तो सुनो ध्यान से, मैं आपको इसको बनाने की प्रोसेस बता रहा हूं। मैं चाहूं तो आपको 2 मिनट के अंदर 2 शब्दों के अंदर बता करके फ्री कर दूंगा, चलो ठीक है ये कर लेना, और आप लोग देखोगे हाँ सर ऐसा ही होता होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा व्यवहारिक तरीके से देखें, एक प्रैक्टिकली तरीके से हम लोग इसका चुनाव करके देखेंगे, इसको बना करके देखेंगे कि कैसा बनता है। वो जो प्रोसेस हर 5 साल से होती है, राज्यों में होती रहती है, कभी किस राज्यों में कभी 5-6 राज्यों के अंदर चुनाव आते ही रहते हैं, तो वो देखें। क्योंकि जैसे सीएम बनते हैं वैसे ही पीएम बनता है, प्रोसेस एक जैसी है, इधर से टिप टिप करके इधर लिखा गया है। समझ रहे हो। तो इसकी प्रोसेस शुरू होती है कहां से, हमारे यहां प्रधानमंत्री के चुनाव की शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव से। केंद्र में तो लोकसभा चुनाव और राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव से। जैसा कि आपको पता है लोकसभा का चुनाव
हर 5 साल से होता है। और जब 5 साल से होता है, 14 में हुआ, 19 में हो, लेकिन जरूरी नहीं है 5 साल से ही हो, पहले भी हो सकता है। तो यहां पर इसके चुनाव से प्रधानमंत्री के बनने की शुरुआत होती है। और हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं बनाते हैं, हम लोग जो बनाते हैं वो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको बनाते हैं। लोकसभा में जो मेंबर हैं वो कितने बनाते हैं हम लोग? क्योंकि 543 लोग ही हैं जिनका इलेक्शन होता है ना। इलेक्शन होता है, 2 को तो कौन बनाता है? आप जानते हो कि वो एंग्लो इंडियन बनाता था, अब नहीं बनाएगा आगे। एंग्लो इंडियन नहीं बनाएगा, बनाएगा तो सही, लेकिन वो एंग्लो इंडियन नहीं होगा। अब वो देखते हैं आगे किसको दी जाए। वो इनके बनाने से होता है। हमारे यहां चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। कई देश ऐसे होते हैं जिनमें एक राजनीतिक दल होते हैं, कई में 2 होते हैं, कई में बहुत सारे होते हैं, कहीं पर होते हैं, सब जगह होते हैं। जहां होते नहीं फिर वहां राजा होता है, हैं? हाँ, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं समझ गया, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया तुम लोग इंटेलिजेंट हो। हाँ, जहां लोकतंत्र नहीं है वहां तो कैसे होगा, समझ रहे हो? हाँ, वहां कुछ नहीं है, वहां तो राजा होगा। तो हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी पार्टियां बनाने का अधिकार है। जैसे आज वर्तमान में हमारे यहाँ जो बड़ी पार्टियां, मैं उनका नाम बताऊं आपको, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लोगों का होना इसके अंदर माना गया है। और जहां विश्व की बात आ गई तो फिर वो मानना ही पड़ेगा। जैसे कांग्रेस के अलावा जैसे और कुछ पार्टी है, जैसे मान लो समाजवादी पार्टी है ना, हाँ, और बीएसपी है मान लो, और जैसे एक आदमी पार्टी सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी है, ठीक है। ऐसे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। आज हमारे देश में 9 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और बाकी की छोटी मोटी पार्टियां और भी है, लेकिन ये पार्टियां मैंने आपके सामने उतार दी जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारा देश 543 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है और 543 लोकसभा क्षेत्र जो हैं उनमें 543 जगह अपने अपना किस्मत आजमाती है पार्टियां, अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं। जिस पार्टी ने जिसको परमिशन दे दी, हम बोलते हैं कि उस पार्टी ने उसको टिकट दी है। आप कई बार सुना होगा, टिकट देने का मतलब है कि उस जगह से उस पार्टी ने उसको परमिशन दे दी कि भाई तू मेरी तरफ से चुनाव लड़ेगा, और उसका प्रचार कोई भी करेंगे, सब लोग प्रचार कर सकते हैं उसकी, हर कोई जो बीजेपी का होगा वो सब प्रचार करेंगे उसका। तो ऐसे में ये सारी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाती हैं। तो क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बीजेपी 543 जीत जाए, कांग्रेस भी 543, समाज भी, ऐसा हो सकता है क्या? अपनी अपनी औकात के अनुसार इन 543 सीटों को ये बांट लेंगे, ये बांट लेंगे। जैसे मान लो रिजल्ट आता है और रिजल्ट में 200 कौन सी जीत लेती है, और मान लेते हैं 100 कांग्रेस जीत लेती है, और मान लेते हैं कि यहां पर जो है वो 100 सीटें समाजवादी पार्टी और ये दोनों मिलकर के 100 सीटें जीत लेती है, और यहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी मान लो 80 सीटें ये जीत ले जाती है, और बच गई वो सीटें हैं वो कुछ अदर पार्टी के पास चला जाता है। ऐसा रिजल्ट आता है लोकसभा के इलेक्शन का। लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने तक हमें नहीं पता होता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम मोदी मोदी इसलिए चिल्लाए थे क्योंकि बीजेपी ने कह दिया था कि यदि आप मेरे ज्यादा सदस्य जिताएंगे, मेरे ज्यादा एमपीओ को जिताएंगे आप लोग, तो मेरी पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, हाँ हाँ, उन्होंने बोला था, वो पार्टियां समझ रही है इसलिए बोला था। तो ये क्या है, भावनाओं को समझता नहीं है थोड़ा सा। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर ये इस तरह से मान लीजिए कांग्रेस और बीजेपी ये सारी पार्टियां ये सीट जीत लेती हैं। यहां तक हमें पता नहीं होता कि कौन पीएम बनेगा। बीजेपी ने कह दिया था कि हमारी तरफ से कौन बना देंगे हम लोग, इसलिए अभी तक हमने प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, उसका इलेक्शन नहीं होता है। हमने जो वोट दिया था वो इनको वोट दिया था। और मोदी ने भी एक एमपी की भांति एक लोकसभा सदस्य के लिए वाराणसी से उसने चुनाव लड़ा था, और वहां के लोगों ने वोट दिया था मोदी को, ना कि हमने या और दूसरे लोगों ने। और वोट इसलिए नहीं दिया रहा था कि हम इस प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, वो क्या दे रहे थे, हम एक लोकसभा मेंबर को वोट दे रहे हैं। तो मोदी ने एज ए लोकसभा मेंबर चुनाव लड़ा और उसका चुनाव नहीं हुआ।
जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद में डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी पीएम बनेगी। रिजल्ट के बाद डिसाइड होता है। हम लोग मान लेते हैं, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ना, तो आपको ऐसा मानना है कि देखो हम भी उसी माहौल में चल रहे हैं। किसी भी तरह का कोई उदाहरण, तो उसमें कुछ भी हो, बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं लेके आना है, क्योंकि ये जो भी मैं बातों का, जिन भी शब्दों का मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, तो वो मेरे शब्द इसलिए हैं कि मैं तुम्हारे दिमाग में वो चीज बिठा सकूं, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं, बस केवल बच्चे बन करके इनको सीखना कि हाँ ऐसा होता है, ताकि वो चीजें परमानेंट हो सके, हम उस दौर से गुजर सके। यकीन मान के चलना, मजा आएगा देखना कि यार हाँ गुरुजी वास्तव में ये तो हमने आज तक, हम देख कुछ और रहे थे, बहम में किसी और में ही थे हम। तो अब ये जो रिजल्ट आ गया उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन बनाएगा। आप मुझे बताइए कि किस पार्टी का पीएम बनना चाहिए? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के पास कौन है? 200 सीटें। तो किसका बनना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है, बीजेपी का पीएम नहीं बनेगा। समझ रहे हो? अब क्यों नहीं बनेगा तो सुनो ध्यान से। प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन सुनो क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन सिंपल सी है, एक तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हाँ, 25 वर्ष की आयु और जो भी उसके अंदर चीजें होती हैं, एक भारत का नागरिक और वो सब बच्चों की बातें हैं, वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, पहली बात। और दूसरी बात, यदि उसने कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा, कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ा, कुछ भी नहीं किया उसने, तो वो फिर भी पीएम बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़के वहां जाए, उसने वो जनता से वोट मांग करके जाए, जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, कभी कोई, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े। और याद रखना, प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है, तो मंत्री भी ऐसे ही बन सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी मंत्री बन सकता है बिना चुनाव लड़े। बस शर्त एक जो सबसे बड़ी है वो क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। प्रधानमंत्री बनने के लिए उस आदमी के पास इस लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास बहुमत होना चाहिए। बहुमत होना चाहिए। मेजॉरिटी का नाम सुना है? बहुमत बहुत सुना होगा आपने। ये होती क्या है बहुमत? होता क्या है बहुमत? का मतलब होता है कि जो टोटल संख्या है, उस टोटल में आपके पास कम से कम इतने लोग हों कि जो बच गए वो कभी आपके बराबर ना हो सके। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लो 10 आदमी हैं, अब 10 में से कम आपके पास में 6 आदमी यदि हैं, तो यह आपका बहुमत है, क्योंकि बच गए वो कितने हैं, और वो आपके बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सामने 4 बच गए, लेकिन एक भी कम हो गया तो आपके पास कितने, और सामने वाले भी 5, और वो बोल सकते हैं हम तुम्हारे बराबर हैं। तो बहुमत का मतलब ये होता है। फिर भी नहीं समझे तो तुम्हें स्कूलों में जैसे समझाया गया था वैसे समझ लेना। बच्चों, मेजॉरिटी के लिए टोटल का आधा कर देना और 1 जोड़ देना। जोड़ दोगे? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 1 नहीं जोड़े, मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि बहुमत वास्तव में होता है क्या है। समझ गए क्या? एक मेजॉरिटी आंकड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा, कम से कम ज्यादा बड़ा आंकड़ा। समझ गए? अब यहां पर लोकसभा के अंदर बहुमत चाहिए ना, जिसके पास बहुमत है वो आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। और जब तक बहुमत है लोकसभा में, हर रोज उसको बहुमत बना के रखना होगा। जब तक बहुमत है तब तक वो पद पे रहेगा। जिस दिन उसके पास बहुमत नहीं होगा उसी दिन वो पद से हट जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का नहीं होता। 5 साल प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल नहीं होता। आज तक तुमने सुना है और खूब सुना है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कड़वा सत्य है, इसको याद रख लेना कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वो तब तक का पद पर रहेंगे जब तक उनके पास क्या होगा, और बहुमत कहां होना चाहिए? राज्यसभा में, चाहे इसे हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा में होना चाहिए। हमारे यहां इसमें से मैजिक आंकड़ा बहुमत का जो है ना, इनमें से वो आज वर्तमान में है 272, जो अभी किसी भी पार्टी के पास नहीं है। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार आया है क्या? इसका मतलब किसी भी पार्टी का पीएम नहीं बन रहा भी फिलहाल।
किसी भी पार्टी के पास में मैं बना दूंगा गठबंधन, ठंड रहा तू देख, इन बाकी को भी सीखने दे, सबके पास सब बच्चे बनो थोड़ा सा, मेरे को पता चल जाएगा ना तुम्हें आ रहा है चीजें, तो फिर मैं तुम्हें वो नहीं बता पाऊंगा जो चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें देख, वो भी सीखो, पूर्ण करो इस ज्ञान को। हाँ मुझे पता है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तुम्हारा डेमो सेट कर दूंगा क्लास में, नो टेंशन। छोड़ो, आज से इसको मान लेना तुम्हारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है। हाँ बस बताओ, उसने भी डेमो सेट कर दिया तुम्हारा। खैर कोई नहीं, अच्छा है, बोल लिया कर तो है ना, मैं तो ऐसे बोलता ही हूं। अब सुनो देखो, अब क्या हुआ, हाँ गुरुजी तेरी बेइज्जती भी कर दिया यार, फिर भी बोल रहे हो कि बोल लिया कर। तो सुनो देखो, अभी किसी के पार्टी के पास नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा सुनना, दो काम होंगे, या तो 2, 3, 4 पार्टियां मिल करके ये आंकड़ा पूरा करें, या फिर दोबारा चुनाव होगा, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? जब कभी भी 2-3 पार्टियां मिलकर के इस आंकड़े को पूरा करती हैं तो वो गठजोड़ होता है, अलायंस होता है वो, इसलिए ऐसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार बोलते हैं। और जब अकेली कोई पार्टी यह आंकड़ा पूरा कर लेती है तो उसे पूर्ण बहुमत की सरकार बोलते हैं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बोलते हैं उसे। अभी ये तो मेरे एग्जाम्पल के अनुसार है, लेकिन वैसे बात करूं मैं वर्तमान में, तो बीजेपी के पास लगभग 336 सीटों से ज्यादा आई थी, अकेली पार्टी के पास 336 आई थी, और सरकार के लिए कितनी चाहिए थी, 272। तो वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। शायद ये वन लाइनर में आप पढ़ते तो आप रटते पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन समझने का ये माध्यम होता है कि आप दिमाग में परमानेंट बैठे कि क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, समझ गए क्या? अब यदि ऐसा नहीं आया तो दोबारा चुनाव, या फिर 2-3 पार्टियां मिलकर के करेंगी। तो मान लेते हैं हम लोग गठबंधन की सरकार बनती है, और दूसरा काम होता है कि जैसे मान लो ये दोनों पार्टियां एक साथ मिल गई है ना, अब इसमें भी देखो कुछ कई किंतु परंतु पैदा हो जाते हैं, इसमें भी गठबंधन के अंदर भी। ऐसे ही थोड़ी तुमने कहा मैंने कहा गठबंधन बन गया, चीजें और भी बहुत सारी हो सकती हैं जो हमें समझने चाहिए, और हमारा उसको जानने का तरीका चाहिए हमारे पास कि क्या है होता है ये। और सुनो देखो, जैसे मान लो इसके पास 200 है, इन्होंने मिलकर कितना कर लिया, अब सारे लोग किसके ऊपर बैठे हुए हैं, 80 पे। ये जिसका साथ देखा उसकी सरकार बनेगी कि नहीं। इसलिए हमारे देश के लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो भी बहुत बड़े रोल अदा कर देती है, बहुत बड़ा रोल अदा कर देती है वो भी। और अब इसके जो है ना, ये 80 ला करके भी इन दोनों से बड़ा हो गया है, और अब ये मुंह फाड़ेगा, इसका मुंह जो भरेगा ना उसकी सरकार बनेगी, साफ बात है। इसलिए कभी भी गठबंधन की सरकार अच्छी नहीं होती। और सुनो, ये जब तक साथ रहेगा ना तब तक वो पीएम रहेगा। कभी मान लो इसकी कोई आदमी फंस गया, जैसे अभी मनीष सिसोदिया जेल में गया है ना, वो गया और वो फंस गया, तो वो क्या बोलेगा, धमकी देगा उधर, भाई मेरा आदमी है वो फंस गया है उसको छुड़ा। वो बोलेगा नहीं मैं तो ईमानदार हूं, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। यार तू छुड़ाओ तो ठीक है, नहीं मेरे आदमी ऐसे बोल रहे हैं कि हम इसका साथ नहीं देंगे, देख ले तेरे को कुर्सी बचानी है कि मेरे आदमी को बचाना है। वो बोले यार कुर्सी बचानी है, तेरा आदमी बचाना, दोनों बचाऊंगा मैं, और वो अपने आप छुड़ाएगा। भाई साहब ईमानदार आदमी भी होगा तो भ्रष्टाचार होगा। इसलिए गठबंधन की सरकारें कभी अच्छी नहीं होती हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं, जो जैसी भी हो सबने मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और दूसरी बड़ी बात, हमारे देश में 1989 से लेकर के और 2014 तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं थी, लंबे समय बाद हमने बनाई है। इस समय तक लगातार ऐसे ही चल रहा था मामला गठबंधन। चलो ये भी ठीक है, सीख लिया हमने, लेकिन अब बड़ी समस्या और भी पैदा होगी। क्या पैदा हो गई, ये मोदी गया भागा भागा इसके पास में जाकर के बोला कि भाई मेरा साथ दे दे, बोला मेरा साथ दे दे मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं। इसने क्या किया, जिला दिया उसको, ठीक है देख लेंगे बढ़ाओ, देख लेंगे। मोदी को इसको लगने लग गया बीजेपी वालों को कि यार हो सकता है मेरे को प्रधानमंत्री बना दे, और ये जाके तैयारी में लग जाता है प्रधानमंत्री बनने की। दूसरी तरफ ये भागा जाता है, बोला आजकल पप्पू कहते हैं इसको, इधर जाकर के ये भी बोलता है कि यार मेरा साथ दे दे मैं बना लूं। बोला बहुत थक गया हूं, कई दूर कई यात्राएं की, साथ दे दे तो बना लो। इसने इसको भी जिला दिया, ठीक है बना लो, देखो बना लो, देख लेंगे, दे देंगे साथ, दे देंगे, बनाओ तो सही आप। इसको भी लगने लग गया कि यार मेरा साथ देगा। अब इसके मन में भी लड्डू फूट रहा है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं क्योंकि ये मेरा साथ देगा, इसके में भी फूट रहा है।
अब भाई साहब दो दो आदमियों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या है। कौन बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और कौन बनाएगा, कौन बनेगा और कौन बनाएगा, बड़ी बात है। हो गई कि नहीं आफत होगी? क्योंकि दोनों कह रहे हैं मेरे पास बहुमत है, दोनों, और इसके पास ये अधिकार है कि ये कर सकता है। ऐसा नहीं कि पता कि इसका साथ देगा, इसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। समस्या आ गई। अब ऐसी समस्या का समाधान जो है ना, ये टेंशन का जो काम है ना, ये उस आदमी को दिया गया जो देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है, देश की राजा की भूमिका में। और देश के राजा की भूमिका में कौन है? राष्ट्रपति। इसको यह काम दिया गया है, इस आदमी को यह काम दिया गया है कि भाई साहब आपके पास यह अधिकार है कि आप इसको बनाते हैं कि इसको बनाते हैं। अब इसने क्या सोचा, बोला ठीक है यार मैं बना देता हूं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो काम करेगा वो सारा किससे पूछ के करेगा? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से। इस समय प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है क्या? राष्ट्रपति को एकमात्र काम ऐसा दिया गया जो उसकी मर्जी से कर सकता है, केवल सिंगल काम। उसके लिए उसको मंत्री और प्रधानमंत्री को पूछना ही नहीं है, क्योंकि उस समय वो लोग होते ही नहीं है। एकमात्र काम राष्ट्रपति अपनी स्व विवेक से करेगा, वो काम है पीएम को बनाना, प्रधानमंत्री को बनाना। ये अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है, इसके लिए वो किसी से नहीं पूछेगा। ये उसकी स्वयं की स्व विवेकीय शक्ति है, इसके लिए उसको सलाह की आवश्यकता नहीं। एकमात्र शक्ति, एकमात्र काम। बाकी सारे काम, सारे मतलब सारे, समझ जाना। ये मत बोलना कि सर ये भी इसके लिए भी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये समझ लेना पूछेगा, बस इसके बनाने के लिए नहीं पूछेगा। और मंत्रियों को भी भाई साहब राष्ट्रपति बनाता है, ये मंत्रियों को भी, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री बना चुका होता है। और मंत्रियों को बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री से पूछता, बता किसको मंत्री बनाऊं, फिर ये बोलेगा उसको मंत्री बनाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये टेंशन आ गई, ये गेंद राष्ट्रपति के पाले में चली गई। इधर ये गया भागा हुआ, राष्ट्रपति जी मेरे को बना दो, पूरे के पूरे मेरे साथ है। इधर से ये गया, राष्ट्रपति जी मेरे को बना दो, पूरे के पूरे मेरे साथ है। ये सोचेगा कजोड़ किसको बना दो, टेंशन हो गई। अब टेंशन का समाधान क्या है? समाधान ये हो सकता है सिंपल सा, कि राष्ट्रपति जी तुरंत प्रभाव से लोकसभा की मीटिंग बुलाएं, और लोकसभा की मीटिंग बुला करके और सबको सामने बिठा ले और बोले ला आजा भाई, तू आजा पहले। उसको बोले हाँ इसके साथ कितने आदमी? 272 है, तो ठीक है भाई तू बन गया। अब 272 दूसरे के पास हो ही नहीं सकते, उसके पास नहीं है तो दूसरा बुला ले, उसके पास तीसरा बुला ले, किसी के पास नहीं है तो दोबारा चुनाव करवा ले। रास्ता है कि नहीं है? लेकिन समस्या तब डबल हो जाती है कि लोकसभा की मीटिंग बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति एक ही काम था जो अपनी मर्जी से कर सकता था, और वो काम क्या था? तो क्या लोकसभा की मीटिंग राष्ट्रपति अपनी स्व विवेक से बुला सकता है क्या? जब यही नहीं है तो लोकसभा की मीटिंग बुलाई जा सकती है क्या? अब टेंशन डबल हो गई कि नहीं हो गई? सारे लोग इसके सामने ही नहीं है, लोकसभा के मेंबर सामने ही नहीं है। अब तो ये सोचेगा कौन इसके साथ में है और कौन नहीं। अब राष्ट्रपति ऐसे में दो चीजें देख करके बनाएगा, एक तो उसका कौन है, उसका व्यवहारी कौन है, दूसरा वो वास्तव में उसके पास बहुमत है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री को बना देगा उसके बाद राष्ट्रपति उसको बोलेगा कि भाई मैंने तेरे को बना दिया है, लेकिन मेरे पास इतनी पावर है कि उस पावर का प्रयोग तो अकेला नहीं कर सकता, इसलिए तेरी एक टीम होनी चाहिए। वो भी बताओ, उनका नाम भी दे जो मैं उनको बना दूं, तो तुम सारे लोग मिलकर के मेरी पावर का यूज करना। फिर उस टीम का नाम देता है ये पीएम कि ये लो, ये मेरी टीम में मंत्री बना दो। उस टीम के लोगों को हम मंत्री बोलते हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री का जो खास होगा ना वो मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? और उनको नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। और जब किसी एक को बना रहा है, एक आदमी, ये आदमी बना रहा है, तो अकेला आदमी चुनाव कर सकता है क्या कभी? चुनाव के लिए तो भीड़ चाहिए, कुछ लोग चाहिए। ऐसे में जब एक आदमी बनाता है ना, तो उस बनाने की स्थिति को हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं, नियुक्ति बोलते हैं। बोलो, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मनोनीति होती है या नियुक्ति होती है? समझ गए क्या? क्या इलेक्शन होता है उसका?
ये नियुक्ति कैसे हो रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ, मुख्यमंत्री का के लिए क्या बोलोगे आप? उसको कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल। और राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बनाएगा जिसके पास क्या होगा? और बहुमत कहां पर? राज्यसभा। मैंने बोला था ना मजा क्यों नहीं आ रहा, और मजा किसी का गुलाम नहीं है, कभी भी आ सकता है। वो राज्यसभा बता रहे हैं, सुनो, विधान सभा कहां चाहिए बहुमत? विधानसभा। मुख्यमंत्री कार्यकाल कितने साल का? कुछ नहीं होता, जब तक बहुमत है तब तक वो पद पर है, जिस दिन बहुमत नहीं उस दिन, समझ गए एकदम? ऐसे करते हुए ये इसको बना देता है। अब बनाने के बाद में क्या बोलता है राष्ट्रपति कि भाई मैंने तेरे को बना तो दिया है, लेकिन राष्ट्रपति इससे पूछेगा कि बता लोकसभा की पहली मीटिंग कब करवाऊं, फिर ये बताएगा कि फलाने दिन करवा लेना। और पहली मीटिंग में क्या होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति भाषण देगा, भाई हाँ सबका स्वागत है, आ गए नए लोग, उनका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से काम करोगे तुम लोग। और फिर बोलता है कि मैंने अपने भाषण में कि मैंने इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री को आदेश देता है कि ले बहुमत साबित कर पहली मीटिंग में, और प्रधानमंत्री को बहुमत साबित करना पड़ता है वहां पर। यदि प्रधानमंत्री ने पहली मीटिंग में, पहली दूसरी तीसरी मीटिंग में ही करना पड़ता है, ये मतलब 1-2 दिन में लोकसभा की मीटिंग शुरू होती है, बहुमत साबित कर दिया तो वो लगातार रहेगा। और यदि बहुमत साबित नहीं कर पाया तो वो उसी समय हट जाएगा, और उस समय हटेगा तो राष्ट्रपति बोलेगा भाई मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जिसके पास बहुमत नहीं है, इसलिए मैं अभी इसी समय लोकसभा डिसमिस होने की आदेश देता हूं, और जिसके पास दोबारा बहुमत तो वो आ जाना, उसको बना दूंगा, नहीं तो फिर दोबारा चुनाव करवाएंगे हम। तो राष्ट्रपति भी शर्मिंदा हुआ कि नहीं हुआ वहां पर? इसलिए आदमी देखता है कि बहुमत होना ही चाहिए किसी के पास, नहीं हो तो वहां जाकर के बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? अब एक बात बताओ मुझे, क्या बिना प्रधानमंत्री के लोकसभा कंप्लीट है क्या? क्योंकि लोकसभा पहली मीटिंग होगी तभी तो वो कंप्लीट होगी, और जब लोकसभा कंप्लीट नहीं है तो क्या बिना लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट है क्या? क्योंकि लोकसभा के कितने पार्ट, और लोकसभा है तभी तो वो तीनों अंग मिलकर के तो कानून बनाते हैं। यानी लोकसभा कंप्लीट कब होती है? जब कौन बनता है? और प्रधानमंत्री बनते ही कौन कंप्लीट होती है? सरकार का एक अंग जो है ना वो कब कंप्लीट होता है? जब कौन बनता है? और जब प्रधानमंत्री मान लो बहुमत नहीं रख पाता है, अचानक से बहुमत खो देता है, उस समय लोकसभा रहेगी क्या? उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, लोकसभा डिसमिस हो गई कि नहीं हो गई? अब यदि वो भंग हो गई है तो लोकसभा भंग होते ही संसद भी भंग हुई कि नहीं? सरकार का एक अंग भंग हुआ कि नहीं? सरकार का एक अंग तब कंप्लीट होता है जब कौन बना? पीएम, और तब डिसमिस होता है जब कौन हटा? सरकार का दूसरा अंग कौन सा है भाई? क्या बिना इस पीएम के ये कार्यपालिका कंप्लीट है क्या? अरे ये बनेगा जब भी तो ये आएंगे, और ये दोनों होगा जब भी इसकी पावर का प्रयोग होगा। तो सरकार का दूसरा अंग भी कब कंप्लीट होता है? जब कौन बन रहा है, और इसके हटते ही ये भी अंग डिसमिस होगा कि नहीं होगा? सरकार के तीसरे अंग का नाम है न्यायपालिका। उसमें जजों की नियुक्ति कौन करता है? क्या अपनी मर्जी से करेगा क्या? किससे पूछेगा? रोल है कि नहीं वहां पर भी? अब समझ में आ गई शायद बात कि प्रधानमंत्री के बनते ही हम क्यों कहते हैं सरकार, और प्रधानमंत्री के हटते हम क्यों कहते हैं सरकार? बोलो बैठा कि नहीं बैठा? और सेम टू सेम चीज इधर भी होगी कि नहीं लागू? अरे कर दोगे कि नहीं? अब सुनो, देखो एक बड़ी बात बताता हूं तुम्हें मैं, आज की कुछ दिन पहले की बात है। तुमने कभी सुना ऐसा कि एक हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? और नाम भी याद है तुम्हें? तो बताओ कैसे, क्या हुआ था उस दिन लोकसभा में? ऐसा क्या हुआ था? ऐसे गंवारों की जैसी बात नहीं बोलोगे, एटीट्यूड दिखना चाहिए तुम्हारा एटीट्यूड मेरे को ऐसे लग रहा नहीं कि तुम मतलब एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे की जैसे हो। एटीट्यूड एकदम वो दिखना चाहिए कि हाँ सिलेक्शन लेने वाला, समझ रहे हो? पढ़े लिखो जैसी बात होना चाहिए। और आदमी का एटीट्यूड ही उसका बताता है कि ये कहां जाने वाला है। जब तुम्हारा एटीट्यूड एक बहुत तगड़े अधिकारी बनने जैसा होगा ना, तब तुम लोग छोटे मोटे चपरासी बना पाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि हमारे देश में योग्यता के साथ न्याय नहीं हो रहा है।
योग्यता के साथ नहीं है और न्याय हो रहा है। सोचो अधिकारी का एटीट्यूड जो रखता है वो एक चपरासी बनता है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और तुम्हारा एटीट्यूड देख करके मेरे को लगता है तुम्हें मजदूरी भी कोई नहीं देगा, है ना। तो इसलिए इसमें थोड़ा सुधार करो, इसमें सुधार करो। भारत में योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं है, तो आप अपने आप में सुधार करोगे तब योग्यता इतनी बढ़ाओ कि जो चीज में चाहिए वो फिर वहां तक पहुंच सको। अब सुनो, देखो ऐसा क्यों हुआ। मैंने ऐसा मेरे उससे पूछा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, मेरे मास्टर से पूछा मैं कि गुरुजी चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना कभी नहीं करे, क्या हुआ था ऐसा। उन्होंने पता है क्या बताया, वो पता नहीं आलस में थे क्या थे, क्योंकि उधर गुरुजी के सोने की तनख्वाह लेते हैं हम तो। उन्होंने क्या बोला, बुखार हो रखी थी उसके, बीमार रहता था, जाता ही नहीं था वो, है ना। तो बोले छोड़ दो, तो उसको क्यों पूछता है फालतू में। लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें ऐसा क्या हुआ था। सन 1977 की बात है ये, जब हमारे देश में पहली बार कांग्रेस हारी थी और एक नई पार्टी की सरकार बनी थी जिसे हम जनता पार्टी बोलते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार। इस सरकार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो यहां पर जब मोरारजी देसाई इनकी प्रधानमंत्री बनी तो इनकी सरकार जो है ना वो भी भाई साहब ज्यादा दिन नहीं चल पाई और ये 1977 से लेकर के 79 में ही पद से हट गए। बहुमत खो दिया इन्होंने। अब बहुमत खो दिया, जाहिर सी बात है कि सरकार हट गई, इसीलिए तो कार्यकाल फिक्स नहीं होता। अब इस समय किसी के पास में बहुमत नहीं था। हालात ऐसी थी, कभी अपन पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। हालात ऐसे थे कि भाई साहब जो प्रधानमंत्री थी ना 77 से पहले इंदिरा गांधी, वो खुद भी चुनाव हार गई थी, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो ऐसे में ये जो भी थे वो विपक्षी थे सारे, कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी बचा ही नहीं थे मान लो। ऐसे में बोलो किसी के पास बहुमत नहीं था। राष्ट्रपति जी थे उस समय में नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने बोला कि भाई आ जाओ, किसके पास बहुमत है तो मैं बढ़ा देता हूं, नहीं तो दोबारा चुनाव करवाएंगे। कोई नहीं आया, बहुमत किसी के पास नहीं था। लेकिन भाई साहब एक चौधरी जी आगे निकल करके सामने, बहुत तगड़े आदमी थे, देसी आदमी थे एकदम, चौधरी चरण सिंह, किसान का लड़का, किसान की बातें जानने वाला, किसान के घर में आग चूल्हे के ऊपर रोटी खाने वाला, चूल्हे के साथ में बैठ के, कोई मतलब ये नहीं, एकदम जो जमीन से जुड़े हुए आदमी होते हैं ना वो आदमी था। सब लोग प्रेम करते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, है ना, यूपी, ये सब लोग चौधरी चरण सिंह को बहुत ज्यादा चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह आ गया भाई साहब और जाकर के नीलम संजीव रेड्डी को बोला, ले मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मेरे पास बहुमत है। नीलम संजीव रेड्डी जो कजोड़, तेरे पास बहुमत कहां से आ गया है? तेरे पास बहुमत कहां से आया? बोले सच में है कि नहीं है? बोले है मेरे पास, बढ़ाओ। मैं कह रहा हूं बढ़ाओ। अब कोई विरोध नहीं कर रहा यार, राष्ट्रपति जी को बोला जा रहा है तो बनाएंगे वो। उन्होंने इनको बना दिया पीएम। वास्तव में इनके पास बहुमत था ही नहीं, फिर भी बन गए। बस इनको यह पता था कि बहुमत साबित कहां करना है, और लोकसभा की मीटिंग कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किससे पूछ के बुलाएगा? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भाई साहब इन्होंने सोचा कि लोग जब लोकसभा में बहुमत साबित करना है तो वहां उसकी मीटिंग ही क्यों बुलाएंगे, ऐसा लफड़ा ही नहीं लेंगे। इन्होंने लोकसभा की मीटिंग ही नहीं बुलाने का निर्णय लिया। बोला राष्ट्रपति जी, बोला बोल कब बुलाऊं? मैं मत ही बोल दूंगा। बोला अपना आप चुपचाप बैठ जा तू। लेकिन हमारा संविधान पता है क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि संसद की 2 मीटिंगों के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने का से ज्यादा का। चौधरी जी ने सोचा 6 तो बहुत होते हैं, 6 महीने तो 6 महीना तो कई काम कर देगा, है इतिहास में नाम दर्ज करा देंगे। न्यू सोरियत डिफेंस एकेडमी के बच्चे पढ़ेंगे मेरे को, है ना, तो वहां तक अपन कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने बढ़ गए ये लोग और उन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई। अब जब मीटिंग नहीं बुलाई, इनके पास नहीं है, तो लोगों को पता चला, कई लोग चिल्लाए, ये लोकसभा मेंबर ओए क्या कर रहा है, बोले मीडिया मेरे से जाके, ये तो इनके पास बहुमत नहीं है ऐसे ही। तो जो भी चिल्लाता ना उनको ये बुलाता फोन करके, क्या बात है भाई? बोले यार आप तो धोखेबाज कर रहे हो, ऐसे तो हम भी बन सकते हैं। चुप रहे। बोले शाम को हवेली पे आ जाना। ये शाम को हवेली पे बुला लेते इनको भाई। हाँ, और वहां जाके क्या कर चाहिए तेरे को? तू बन जा मंत्री, जो भी ज्यादा बोलता है उसको मंत्री बना दे। वो खुश बोल ठीक है बने रहो, नो टेंशन। बोले तुम भी मजे लो, हम भी मजे ले, मिल बांट के खाएंगे, क्या टेंशन है। और बने रहे। अब इनको बने हुए 4.5 महीने हो गए और भाई साहब उधर 1 महीना पहले हो गया था। अब बोले 6 महीने कौन एक है, क्या करे? अब तो बुलानी पड़ेगी मीटिंग। इन्होंने सोचा लोकसभा की मीटिंग बुलाएंगे और वहां जाके बेइज्जती होगी, इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, पहले ही त्याग पत्र देते हैं।
इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी को जाके बोला, लो महाराज पकड़ो मेरा त्याग पत्र। संजीव रेड्डी बोला, कजोड़ क्यों भाई, तू तो बोल रहा था बहुमत है मेरे पास। नहीं बोले, वो पहले तो था मेरे पास लेकिन अब नहीं। अब नहीं, बोले धोखा दे दिया लोगों ने, इसलिए ये पकड़ो सामान, ये तुम्हारा सिस्टम तुम संभालो। और इस तरह से इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस तरह से ये 1980 आ गई। तो ये 79 से लेकर के और 80 तक ये प्रधानमंत्री के पद पे इतिहास में नाम दर्ज करा गया। बताओ कभी इन्होंने लोकसभा का सामना किया क्या? अब ये बात समझ में आई क्या, क्यों? और अब इस खोपड़े के अंदर बैठी एक नई चीज, अब ये चीज भूल सकते हैं क्या हम लोग? और बस रट खूब रखा है लोगों ने, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, पता ही नहीं क्यों नहीं किया, क्या था। ये हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड, आप तुम समझ लो कैसे हम लोग रट रट के चीजों को मैनेज करते हैं। ये इसीलिए ऐसा होता है। और जब ऐसा हुआ तो भाई साहब इस तरह से इन्होंने छोड़ दिया। फिर 80 में चुनाव, दोबारा कांग्रेस जीत गई थी और इंदिरा गांधी दोबारा बन गई थी, लेकिन बंदा अपना नाम तो दर्ज करवा गया इतिहास के अंदर। और सुनो, एक प्रधानमंत्री ऐसे भी थे ना जो मात्र 16 दिन के लिए, 13 दिन 16 दिन का आता है नाम, पीएम रहे थे, अटल बिहारी। वो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे थे। वो इसलिए रहा था क्योंकि इस तरह से यहां पर ये 1996 की बात है, ये कुछ रिजल्ट इस तरह से आया था। यहां आम आदमी पार्टी ये नहीं थी और कुछ साउथ इंडियन पार्टियां थी, बड़ी पार्टी बीजेपी आई थी। कांग्रेस ने ही कहा था कि हम आपका साथ दे देंगे और आप सरकार बना लो। कांग्रेस ने साथ दे दिया और अटल जी क्या बन गए, पीएम बन गए। कौन सी सन में? सन 1900। जब सरकार बना ली उन्होंने तो उन्होंने सोचा यार नई नई मामला है, अभी तो ये कह रखे हैं कि भाई साथ दे देंगे, बाद में क्या पता फिर जाए। तो इन्होंने क्या किया, बढ़ते ही 13वें दिन क्या बना ली, मीटिंग बुला ली। और मीटिंग बुलाते पता है क्या करना पड़ता है, बहुमत साबित। कांग्रेस वाले मजे लेने लगे, बोले देखो अटल जी बोले सरकार बना ली, बोले ये देखो, और उन्होंने साथ नहीं दिया, हंसने लगे उन पर। बोला उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार बीजेपी जो 1980 में बनी थी वो मात्र 16 साल की काची उम्र के अंदर ही सरकार बनाने में कामयाब हो गई। ये कैसे हो गया? हम लोग तो 1880 से बैठे हुए, 85 से बैठे हुए, 1885 और वो 1980 में बना लिए। तो ये बड़ी बात थी, इसलिए ये लोग साथ नहीं देते। फिर 1996 के अंदर अटल जी का एक भाषण भी है जो तुमने खोई बार से, देश रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, देश रहना चाहिए। बहुत बातें बोली गई थी बड़ी बड़ी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा चीजें मैनेज हुई कि नहीं थी, बहुत कुछ आपको पता चला प्रधानमंत्री के ऋण के बारे में, मुख्यमंत्री के ऋण के बारे में। क्या मुख्यमंत्री कार्यकाल होता है? अब सुनो, देखो एक और बात बताई थी, वो उस बात के साथ मैं समाप्ति करूंगा आपको। मैंने आपको बोला था कि केवल और केवल क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। उस आदमी को प्रधानमंत्री और मंत्री बनने का अधिकार है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या नहीं हो। लेकिन एक और शर्त है, एक और शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कहीं से चुनाव लड़े और बिना एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हुए यदि मंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है तो आने वाले 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहते मंत्री या प्रधानमंत्री बन गया तो वो कितने दिन तक बना रह सकता है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसको कहां पहुंचना होता है? संसद में। समझ गए क्या? इसका मतलब ये मंत्री कौन बनते हैं? इसका मतलब ये मंत्री बनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। बोलो सही बात है कि नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं है फिर मंत्री बन गया तो उनको वो मेंबर बनना पड़ता है कि नहीं पड़ता? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लोकसभा में जो ये 543 आदमी बनाते हैं, राज्यसभा में ये जो 233 आदमी और टोटल 245 आदमी, ये पहले तो चुनाव लड़के एमपी बनते हैं और फिर इनके मन में लड्डू फूटता है कि यार मंत्री भी बन जाए तो मजा ही आ जाए। होता है कि नहीं होता? अब आपको समझ में आ गया मंत्री कौन लोग बनते हैं, राज्यसभा में भी समझ में आ गया। सेम टू सेम यही बात कहां अप्लाई कर देना आप लोग। कुछ दिन पहले का उदाहरण है, मैंने आपको देखा होगा, अपने पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सीएम बनी, एमएलए का चुनाव हुआ, एमएलए का चुनाव हार गई भवानीपुर सीट से, मतलब वहां की सीट थी, वहां से हार गई वो, और वहां से चुनाव हार गई लेकिन फिर भी सीएम बन गई। तो क्या बन सकती है कि नहीं? कितने दिन तक बन सकती थी? 6 महीने से पहले उसने चुनाव लड़ दिया, 2 महीने बाद ही, इसको उपचुनाव बोलते हैं, कहीं से सीट खाली रह जाती ना वहां से चुनाव लड़ लेते हैं, और वहां से चुनाव लड़के वो पहुंच गई और आज सीएम लगातार बनी गई। बोलो बैठ गया कि नहीं बैठ गया?
तो क्या उनका चुनाव होता है क्या सीएम का पीएम का? नहीं होता। कार्यकाल होता है क्या? बैठ गए एकदम जुगाड़। अब कल इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न है जो मैं पूछूंगा तुमसे, और वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और आजकल जो ड्रामे हो रहे हैं ना, जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर पायलट और जादूगर के बीच में हुआ, एमपी के अंदर हुआ, एमपी के अंदर ये शिवराज सिंह चौहान बना हुआ है, कभी कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी। ये कैसे हुआ? तुम लोग इस पर विचार करके आओगे और मेरे से चर्चा करोगे, क्योंकि चर्चा विद्वानों में होती है। और मुझे लगता है कि अब तुम लोग विद्वान हो, और कल हम आते ही सबसे पहले क्लास बाद में शुरू करेंगे। पहले आके तुम बताओगे सर महाराष्ट्र में ये सब हुआ था इसलिए ऐसा हुआ क्या, वहां पर कैसे ये सब चीजें हुई, इधर राजस्थान में क्या चल रहा है वो चीजें कैसे हुआ, जादूगर ने अपनी सीट कैसे बचा ली, वो उधर कमलनाथ नहीं बचा पाया, ये बचा लिया, ये क्या था। इन सब पर विचार करोगे तब जा करके। इधर आकर के ऐसे आलस फैलाने से, इधर हाथ फैलाने से, टांगड़े फैलाने से भाई साहब काम नहीं चलेगा। उधर उठा करके बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना कल यदि कोई बिना एटीट्यूड आ गया तो। ठीक है, एकदम जोश के साथ में आना। ओके, एकदम। जय हिंद।